विजय माल्या कभी भारत के कॉरपोरेट जगत में सफलता, ग्लैमर और आकर्षण का पर्याय माने जाते थे। उनका नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक ऐसी छवि उभरती थी जिसमें शानो शौकत, रुतबा और बेफिक्र अंदाज शामिल था। किंग ऑफ गुड टाइम्स की उपाधि उनकी रंगीन जीवन शैली और भव्य पार्टियों का प्रतीक बन गई थी। वे हमेशा चर्चाओं में रहते, चाहे वो बॉलीवुड सितारों के साथ पार्टी हो या अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स में उनकी मौजूदगी। उन्होंने अपने पिता से विरासत में मिले शराब के कारोबार को न सिर्फ संभाला, बल्कि उसे एक वैश्विक ब्रांड में तब्दील कर दिया। किंगफिशर ब्रांड आज भी उनकी पहचान का अहम हिस्सा है, जिसने भारतीय शराब उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। माल्या की सफलता और उनका आत्मविश्वास युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। कई युवा उद्यमियों ने उन्हें अपना आदर्श माना और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। लेकिन हर सफलता की कहानी में एक मोड़ आता है, और माल्या की कहानी भी इससे अलग नहीं थी। उनकी चमकदार छवि धीरे धीरे विवादों, बढ़ते कर्जों और कानूनी मुकदमों में उलझती चली गई। मीडिया की सुर्खियों में अब उनकी उपलब्धियों से ज्यादा उनके विवाद छाए रहने लगे। किंग ऑफ गुड टाइम्स अब भगोड़े आर्थिक अपराधी के नाम से पहचाने जाने लगे। एक समय जो शख्स सफलता की मिसाल था, वही अब कानून से बचने की कोशिशों के लिए कुख्यात हो गया। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के उत्थान और पतन की नहीं, बल्कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की खामियों की भी कहानी है। यह कहानी बताती है कि कैसे सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर कोई भी ऊंचाइयों से गिर सकता है। क्या माल्या की असीम महत्वाकांक्षा ही उनके पतन का कारण बनी, या फिर सिस्टम की खामियों ने उन्हें मौका दिया? यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता को संभालना उसे हासिल करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। असली चुनौती तब आती है जब हर तरफ से दबाव और प्रलोभन हो, और वहीं से असली चरित्र की परीक्षा शुरू होती है। विजय माल्या ने अपने पिता विट्ठल माल्या से यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप की विरासत संभाली। विट्ठल माल्या ने इस कंपनी को एक छोटे स्तर से शुरू किया था, लेकिन उनके दूरदर्शी नेतृत्व में यह एक मजबूत व्यापारिक समूह बन गया। पिता के जाने के बाद विजय माल्या पर परिवार की उम्मीदों और जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। महज 28 साल की उम्र में विजय माल्या ने कंपनी की कमान संभाली। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना आसान नहीं था, लेकिन विजय माल्या ने खुद को साबित करने का फैसला किया। शुरुआती दौर में कई लोगों को शक था कि वे अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं, लेकिन विजय माल्या ने आक्रामक विस्तार और अधिग्रहण की नीति अपनाई। उन्होंने कई छोटी बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया और यूनाइटेड ब्रेवरीज को भारत का सबसे बड़ा शराब निर्माता बना दिया। किंगफिशर बियर और यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड उनके नेतृत्व में न सिर्फ भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिष्ठित ब्रांड बन गए। किंगफिशर बियर आज भी भारत की सबसे लोकप्रिय बियर ब्रांड्स में गिनी जाती है। विजय माल्या ने मार्केटिंग और ब्रांडिंग में भारी निवेश किया। उन्होंने ब्रांड्स को प्रीमियम पहचान दिलाने के लिए ग्लैमरस इवेंट्स, क्रिकेट और फॉर्मूला 1 जैसी स्पोर्ट्स में भी निवेश किया। इससे यूनाइटेड ब्रेवरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स की छवि एक ग्लोबल और प्रीमियम ब्रांड के रूप में बनी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार के लिए विजय माल्या ने स्कॉटलैंड की व्हाइट एंड मैके जैसी कंपनियों का अधिग्रहण किया। इन सौदों से कंपनी को नई पहचान मिली, लेकिन ये डील्स बहुत महंगी साबित हुई। धीरे धीरे कंपनी पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया, जिससे वित्तीय दबाव भी बढ़ा। कारोबार के विस्तार के लिए लिए गए कर्ज और जोखिम भरे फैसलों ने कंपनी की नींव को कमजोर करना शुरू कर दिया। कई बार जल्दबाजी में लिए गए फैसलों का असर पूरे समूह पर पड़ा। विजय माल्या का आत्मविश्वास और जोखिम लेने की प्रवृत्ति ही आगे चलकर उनके सबसे बड़े व्यावसायिक संकट का कारण बनी। एक समय जो रणनीति उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही बाद में उनके साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। शराब के कारोबार में शानदार सफलता के बाद विजय माल्या ने 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। यह लॉन्च सिर्फ एक नया बिजनेस वेंचर नहीं था, बल्कि माल्या के सपनों और उनकी भव्य सोच का प्रतीक था। उन्होंने भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में एक नई लहर लाने का वादा किया था, जिसमें लग्जरी और स्टाइल का अनूठा मेल हो। किंगफिशर एयरलाइंस उनकी भव्य जीवन शैली का विस्तार थी, जिसे भारत की पहली 5 स्टार एयरलाइन के रूप में पेश किया गया। माल्या ने दावा किया कि यह एयरलाइन यात्रियों को वही अनुभव देगी
जो दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस में मिलता है। किंगफिशर एयरलाइंस ने यात्रियों को बेहतरीन सेवाएं, शानदार आतिथ्य और प्रीमियम अनुभव देने का वादा किया। हर फ्लाइट में आकर्षक एयर होस्टेस, स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजन की बेहतरीन सुविधाएं दी जाती थीं, जिससे यात्रियों को एक यादगार सफर का अनुभव हो। हर छोटी बड़ी चीज में विलासिता झलकती थी। आलीशान लेदर सीट्स, सुनहरे बॉर्डर वाले इंटीरियर्स और हर डिटेल में लग्जरी का एहसास कराया जाता था। किंगफिशर ने भारतीय एविएशन में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। एयरलाइन ने बहुत तेजी से विस्तार किया और 2007 में कर्ज में डूबी एयर डेक्कन का अधिग्रहण किया ताकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति मिल सके। यह कदम माल्या के लिए एक बड़ा जुआ था, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि किंगफिशर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन दो अलग अलग बिजनेस मॉडल को मिलाना बेहद जटिल और महंगा साबित हुआ। एयर डेक्कन की कम लागत वाली रणनीति और किंगफिशर की लग्जरी सेवाएं एक दूसरे से मेल नहीं खा सकी, जिससे कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। किंगफिशर एयरलाइंस कभी मुनाफे में नहीं आ सकी और लगातार बढ़ती लागत ने कंपनी की वित्तीय स्थिति को कमजोर कर दिया। कर्मचारियों की सैलरी में देरी, उड़ानों की रद्दीकरण और शेयर बाजार में गिरावट ने हालात और बिगाड़ दिए। माल्या की महत्वाकांक्षा अब उनके साम्राज्य के लिए खतरा बनती जा रही थी। कभी सपनों की उड़ान भरने वाली किंगफिशर अब कर्ज और विवादों के जाल में फंसती जा रही थी और माल्या के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। किंगफिशर एयरलाइंस की भव्यता उसके वित्तीय स्वास्थ्य पर भारी पड़ने लगी। उच्च परिचालन लागत, ईंधन की बढ़ती कीमतें और एयर डेक्कन के अधिग्रहण ने घाटा बढ़ा दिया। कंपनी अपने बिलों और कर्जों का भुगतान नहीं कर पा रही थी। कर्मचारियों को महीनों वेतन नहीं मिला, जिससे हड़तालें और विरोध शुरू हो गए। 2012 में नागर विमानन महानिदेशालय ने सुरक्षा और वित्तीय अस्थिरता के कारण एयरलाइन का लाइसेंस निलंबित कर दिया। यह कंपनी के लिए आखिरी झटका था। एयरलाइन पर बैंकों का हजारों करोड़ का कर्ज बकाया रह गया, जिसे चुकाने के लिए कोई संपत्ति नहीं बची थी। किंगफिशर का पतन माल्या के व्यक्तिगत पतन की शुरुआत थी। बैंकों ने कानूनी कार्रवाई शुरू की और धोखाधड़ी के आरोप सामने आने लगे। किंगफिशर के बंद होने के बाद माल्या की कानूनी मुश्किलें बढ़ गईं। बैंकों ने कर्ज वसूली के लिए दबाव बनाया, जिससे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सीबीआई और ईडी ने जांच शुरू की और पाया कि माल्या ने बैंकों को गुमराह किया, किंगफिशर की वित्तीय स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और कर्ज का बड़ा हिस्सा शेल कंपनियों में ट्रांसफर किया। आईडीबीआई बैंक से लिए गए 900 करोड़ के कर्ज में से करीब 430 करोड़ रुपए विदेश भेजे गए, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग माना गया। माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया, जिससे उनका बैंकिंग सिस्टम में भविष्य बंद हो गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, माल्या के खिलाफ सबूत मजबूत होते गए। गिरफ्तारी की आशंका के बीच मार्च 2016 में वे चुपचाप भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए। माल्या के लंदन भागने से भारत में हड़कंप मच गया। सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द किया और ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की मांग की। लंदन में माल्या ने खुद को पीड़ित बताया और कहा कि वे परिवार के पास आए हैं, भागे नहीं हैं। भारत सरकार ने उनके खिलाफ विस्तृत सबूत कोर्ट में पेश किए। माल्या के वकीलों ने प्रत्यर्पण का विरोध किया, मानवाधिकार और राजनीतिक साजिश का तर्क दिया। दिसंबर 2018 में लंदन की अदालत ने प्रत्यर्पण का आदेश दिया, जिसे गृह सचिव ने मंजूरी दी। माल्या ने अपील की, लेकिन सभी कानूनी रास्ते बंद हो गए। फिर भी वे आज भी ब्रिटेन में हैं। राजनीतिक शरण के लिए आवेदन लंबित है। माल्या के देश छोड़ने के बाद भारत सरकार और जांच एजेंसियों ने उनकी संपत्तियों की जब्ती शुरू की। इसमें बंगले, फार्म हाउस, शेयर और बैंक खाते शामिल थे। जब्त संपत्तियों को बैंकों के कंसोर्टियम को सौंपा गया ताकि वे इन्हें बेचकर कर्ज की वसूली कर सकें। दिसंबर 2024 तक सरकार ने बताया कि माल्या से संबंधित संपत्तियों को बेचकर 14,131 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है, जो मूल कर्ज से दोगुनी है। यह कार्रवाई आर्थिक अपराधियों के खिलाफ एक मिसाल बन गई है। हालांकि कुछ संपत्तियां अभी भी कानूनी विवादों में फंसी हैं। सरकार का संदेश साफ है, कानून से बचना अब आसान नहीं।
जहां सरकार वसूली को सफलता बता रही है, वहीं माल्या इसे ओवर रिकवरी मानते हैं। उनका दावा है कि उनसे मूल कर्ज से कहीं ज्यादा वसूला गया है। माल्या ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आगे की संपत्ति बिक्री पर रोक की मांग की है और अतिरिक्त वसूली गई राशि वापस करने की मांग की है। वे लगातार कहते हैं कि किंगफिशर एयरलाइंस की विफलता आर्थिक मंदी और उद्योग की कठिनाइयों के कारण हुई, न कि धोखाधड़ी से। सोशल मीडिया पर वे खुद को पीड़ित बताते हैं, लेकिन भारतीय एजेंसियां और अदालतें उनके दावों को खारिज करती हैं। अब उनकी कानूनी लड़ाई दोहरी हो गई है, ब्रिटेन में प्रत्यर्पण रोकना और भारत में संपत्तियां बचाना। विजय माल्या की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि भारतीय कॉरपोरेट, बैंकिंग और न्याय व्यवस्था के लिए भी सबक है। यह दिखाता है कि असीमित महत्वाकांक्षा और वित्तीय अनुशासन की कमी किसी भी साम्राज्य को गिरा सकती है। बैंकों की लापरवाही और कर्ज देने की प्रक्रिया में खामियां उजागर हुई, लेकिन बाद में की गई वसूली ने दिखाया कि सिस्टम अपनी गलतियां सुधार सकता है। माल्या का आसानी से देश छोड़ना व्यवस्था की विफलता थी, लेकिन बाद की कानूनी कार्रवाई ने संदेश दिया कि अब कानून का शिकंजा मजबूत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि नैतिकता और कानून का सम्मान किए बिना मिली सफलता टिकाऊ नहीं होती। विजय माल्या का अध्याय हमेशा एक चेतावनी के रूप में याद रखा जाएगा।